दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, इस वक्त अपने देश में बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। इतने सारे देश और जनता और समाज के सवाल हैं, जो बहुत ज्वलंत हैं और जिन पर जितनी बहस होनी चाहिए, शायद उतनी नहीं हो पा रही है। इसलिए बहुत सारे हिस्सों में देश के नहीं समझ में लोगों को आ रहा है कि ये मुद्दा इसको कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए। हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम ज्वलंत जो मुद्दे हैं उन पर उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात करके आपके सामने कुछ विचारों को ले जाते हैं और हमारा मानना है कि वे तथ्य पर आधारित होते हैं। आज हमने ऐसे ही एक ऐसे विद्वान को, एक ऐसे विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है जो ट्रेड डील जिसे कहा जा रहा है, यानी व्यापार समझौता हिंदी में अगर कहें तो, जो अमेरिका और भारत के बीच हुआ बताया जाता है, अंतरिम अभी समझौता है और इसको एक फाइनल शेप में आकार ये कुछ ही दिन के बाद लेगा। ये प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन बीच में ऐसी कुछ चीजें हुई जैसे लगा कि भारत और अमेरिका के बीच का जो ये मसला है इस तरह डिरेल हो गया है। 25% टैरिफ उस पर हो गई और रूस से तेल लेने के नाम पर 50% हो गई। अब कहा जा रहा है कि 18% हो जाएगी। तो ये 18% का वादा तो हो गया है और तेल नहीं खरीदने पर 25% जो बढ़ा था वो भी खत्म हो जाएगा। अब देखना है कि होता क्या है। अब सवाल उठता है कि क्या ये भारत के फायदे की डील है या ये अमेरिका को बड़ा फायदा देने वाली डील है। ये दोनों मुल्कों ने निगोशिएट करके डील को तय किया है या एक तरह से अमेरिका ने एक डिक्टेट कर दिया, मतलब उसने उसने एक तरफा एनाउंसमेंट कर दिया और उसमें कुछ चीजें भारत की भी एकोमोडेट की। क्या भारत की जो मौजूदा सरकार है वो निगोशिएशन के दौरान कुछ कमजोर पड़ी? क्या है ये मामला? तो इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर अरुण कुमार। अरुण कुमार जी का नाम और उनका काम आप सभी जानते हैं, हमें ज्यादा परिचय नहीं देना है। प्रोफेसर कुमार, हम आपसे सीधा यह समझना चाहते हैं अपने हिंदी के पाठक श्रोताओं और दर्शकों के लिए कि ये डील है क्या जिसको लेकर इतना विवाद है। देखिए, जब से ट्रम्प साहब आए हैं वो एक राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं और वो बाकी देशों को एक सामंत की तरह कर रहे हैं व्यवहार। आपने देखा कि व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में एक एक करके सब देश के नेता जाते हैं और वहां पे उनको एक तरह से जैसे कि चढ़ावा देते हैं। यहाँ तक कि नोबेल प्राइज तक एक महिला ने दे दिया अभी रिसेंटली अपने देश की तरफ से। तो ये एक तरफा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका में जब इलेक्शन हो रहा था तो ट्रम्प ने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उनका मानना था कि अमेरिका की ताकत कुछ कमजोर पड़ गई थी और उसको दोबारा जब करना है। तो उन्होंने ये सारा जो मसला ट्रेड का है वो इसलिए किया क्योंकि अमेरिका का डेफिसिट था सारे देशों के साथ, खासकर चीन के साथ, भारत के साथ भी डेफिसिट था। तो वो चाहते हैं कि डेफिसिट खत्म हो जाए और उसके लिए उनको अपना टैरिफ बढ़ाने की उन्होंने बात की। तो उसको कहते तो वो रेसिप्रोकल टैरिफ है, पर एक्चुअली में वो प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है। वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वो टैरिफ लगाना चाहते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि डब्ल्यूटीओ में जब से नेगोशिएशन हुआ तो डब्ल्यूटीओ में अमेरिका ने ही सब डिसाइड किया, अमेरिका के ही वर्चस्व में सारा कुछ नेगोशिएशन हुआ। तो उसको लगा उसका हित था वही सामने हुआ, पर उनको लगता था कि नहीं, हमको और कंसेशन मिलना चाहिए। तो वो कंसेशन लेने के फिराक में है कि सब देशों से कंसेशन ले लें। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक तरह से डब्ल्यूटीओ को खत्म कर दिया और अब वो बायलैटरल नेगोशिएशन उन्होंने किया। मतलब उन्होंने कहा 90 दिन में मैं 90 डील करूंगा और 90 देशों को उन्होंने अलग थलग कर दिया और सबने सोचा कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं अमेरिका के, तो हमको अच्छे टर्म्स मिल जाएंगे और हमें बाकी देशों से अच्छे मिल जाएंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। तो उन्होंने, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बेगर दाई नेबर पॉलिसी,
मतलब कि मुझे फायदा हो जाए, मेरे जो नेबर हैं, जो पड़ोसी हैं, उनको नुकसान होता रहे तो होता रहे। तो जब लोगों ने अलग अलग जो नेगोशिएट किया, ईयू ने अलग किया, जापान ने किया, कोरिया ने किया, यूके ने किया, बाकी जो और जो साउथ ईस्ट एशिया के देशों ने किया, भारत भी अलग अलग कर रहा था, तो सबसे उन्होंने टर्म्स ले लिए। अगर ये होता कि सब WTO माइनस अमेरिका करते तो अमेरिका को झुकना पड़ता, पर क्योंकि यहाँ पे जो भी एक अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका से काफी कमजोर है और वो अमेरिका से ट्रेड करना चाहती है, तो इसलिए वो चाह रही थी कि बेटर टर्म मिले। उल्टा हो गया उस पर कि सभी को, अब जैसे कि जो उनके क्लोजेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, जैसे कि EU है, कनाडा है, जापान है, साउथ कोरिया है, ये तो उनके सबसे क्लोजेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। वहां पे भी उन्होंने एक तरफा किया। उन्होंने कहा कि आपका जो सामान आएगा उस पर हम 15% लगाएंगे, हमारा सामान जो आपके यहाँ जाएगा उस पर 0% लगाएंगे। तो एक तरफा हो गया। जबकि अगर आप देखें तो अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय यूरोप से भी दुगनी है। जर्मनी की $55,000 है, इनकी $90,000 है। जापान की $33,000 है, इनकी $90,000 है। तो मतलब कि अमेरिका अमीर देशों में ही सबसे आगे है और फिर वो सबसे कंसेशन ले रहा है। वो यहाँ तक कि गरीब अफ्रीका के देशों से भी कंसेशन लेने की फिराक में है ना। भारत से भी ले रहा है। हमारी तो प्रति व्यक्ति आय उससे 30 गुना कम है। हम $2,800 पे हैं, वो $88,000 पे हैं। वो हमसे भी कंसेशन लेना चाह रहा है, जबकि WTO में ऑलरेडी जो अमेरिका चाहता था उनको कंसेशन मिल गए थे। और फिर उन्होंने कहा था कि अच्छा चलो, जो ये डेवलपिंग कंट्रीज है इनको हम थोड़े बहुत कंसेशन दे देंगे, है ना, इन पे हम टैरिफ कम लगा देंगे जिससे कि इनका सामान हमारे यहाँ आ सके वगैरह वगैरह, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी कमजोर है। इस सब को उन्होंने दरकिनार करके ये उन्होंने किया कि नहीं, अब जो है वो हमारा ही इंटरेस्ट, मतलब कि जो पहले छुप छुप के होता था पर्दे के पीछे, अब वो उन्होंने सीधे सीधे सामने ले आए कि जिस देश का जो इंटरेस्ट है वो उसको आगे करेगा। मल्टीलैटरलिज्म खत्म करके बायलैटरलिज्म पे वो आ गए हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो उन्होंने भारत के साथ किया, भारत को भी उन्होंने दबाया। जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे फरवरी में, जब ट्रंप का हो गया था जो इनॉग्रेशन, उसके बाद वो गए थे तो यही बात हुई कि हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हमारा जो टू वे ट्रेड है वो 2030 तक $500 बिलियन का हो जाएगा, जो अभी हमारा ट्रेड करीब $130 बिलियन का है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह, है ना। तो मोदी प्रधानमंत्री मोदी को भी ये लगा कि अच्छा चलो हमारा अच्छे टर्म मिल जाएंगे वगैरह, लेकिन ट्रंप तो हमारा मार्केट खुलवाने में लगे हुए हैं कि हमारा मार्केट खुल जाए जिससे कि उनका सामान आ जाए, खासकर कृषि का मार्केट। फिर वो चाहते हैं कि दबाने के लिए कि भाई रूस से हमारे संबंध ना अच्छे रहें, तो वो हम ऑयल वहां से ना लें जिससे कि हम वो करें। तो ये दो चीजें थी जो हम नहीं कर सकते थे। बाकी वैसे हमने बहुत कोशिश की। अगर आप देखें तो पिछले साल के बजट में हमने कई चीजों पे जो अमेरिका से आती थी उनमें ड्यूटीज कम कर दी। हमने उनसे कच्चा तेल ज्यादा लेना शुरू कर दिया, क्रूड ऑयल, है ना। हम कोशिश में लगे थे कि हम उनको खुश करें, लेकिन वो जो चाहते थे कृषि का बाजार और रूस से, दोनों हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे जो कृषि में जो मतलब 50% लोग निर्भर करते हैं कृषि पे और वहां पे बहुत गरीबी है, उसको अगर हम खोल दें और जब कृषि के दाम गिर जाएं तो फिर इन लोगों की जब परेशानी और बढ़ जाएगी। तो वैसे भी कृषक जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था 3 फार्म बिल के खिलाफ, तो पॉलिटिकली भी सेंसिटिव है, इकोनॉमिकली भी सेंसिटिव है। और रूस के साथ हम संबंध इसलिए नहीं खराब कर सकते क्योंकि हम रूस के हथियारों पे निर्भर हैं। हमारे कई जो उन्नत हथियार हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, S-400 है, सुखोई एयरक्राफ्ट है, वो तो रूस के हैं। अगर हम उससे संबंध खराब करते हैं, वो हमें स्पेयर पार्ट देना बंद कर दें, हमारा डिफेंस सारा गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए हम दोनों चीजें नहीं कर पा रहे थे। पर हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो प्रेशर डाल रही थी कि नहीं, हम समझौता करना चाहिए। तो अभी जो समझौता हो रहा है वो एक तरह से कहिए कि एक तरफा तो है ही, अमेरिका अपनी जो कर रहा है, लेकिन दूसरा हमारे बिजनेस कम्युनिटी वो भी चाह रहे थे कि हम एक समझौता कर लें जिससे उनको वहां पे प्रॉफिट, अभी जो लॉस हो रहा है उनके मार्केट का, वो लॉस कम हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे थे कि भाई आप समझौता। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो अभी ये समझौते हो रहे हैं उसमें हमारी जो रेड लाइंस थी, अब हम उनको रेड लाइंस को थोड़ा जो ऑरेंज कर रहे हैं, उसको लालपन उसका थोड़ा कम करके और जो वहां पे कर रहे हैं।
तो अभी जैसे कृषि है, कृषि में हम कुछ चीजों के लिए खोलने को तैयार हैं। हालांकि पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हमने कई चीजों को नहीं खोला है, जैसे कि जीएम क्रॉप्स, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, या गेहूं है या चावल है, इनको हम अभी नहीं खोल रहे, पर लेकिन कुछ चीजों को हम खोल रहे हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि कुछ अनस्पेसिफाइड चीजें हैं। अब वो अनस्पेसिफाइड चीजों में क्या आ जाएगा हमें पता नहीं। तो वो मतलब जो एक तरह से दरवाजा है जो कभी भी और ज्यादा खुल सकता है, क्योंकि अमेरिका का दबाव बनेगा। और जो अभी ये हमारा एग्रीमेंट हुआ है ना, ये तो एक मतलब प्रिलिमिनरी चीज है। इसके बेसिस पे हम मिड मार्च में एक इंटरिम एग्रीमेंट साइन करेंगे, और उसके बाद फिर हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो यानी कि पहला कदम है, इसके आगे एक और कदम है, उसके आगे एक और कदम है। तो ये क्योंकि हमें अभी डिटेल्स नहीं पता कि वो इंटरिम जो हमारा जो एग्रीमेंट होगा मिड मार्च में, उसमें क्या क्या होगा, क्या कुछ और चीजें खुल जाएंगी तब तक, और फिर जब हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो उस समय क्या होगा। और इसकी वजह क्या है कि क्यों शंका हमें नजर आती है। शंका इसलिए नजर आती है कि देखिए, उन्होंने कहा कि हमें बैलेंस ट्रेड करना है ना। अभी तो ट्रेड हमारे फेवर में है, हम मतलब उनको जो सामान बेचते हैं, है ना, और वो हमें जो सामान भेजते हैं उनमें बहुत बड़ा गैप है, हमारा बहुत बड़ा सरप्लस है उनके साथ, करीब करीब $45 बिलियन का सरप्लस है। तो जो हमारा अभी एक्सपोर्ट है ना, वो करीब $90 बिलियन का है, जो हम उनसे लेते हैं वो $43 बिलियन का है। तो $43 बिलियन को अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी वहां से, और हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके बैलेंस होगा। क्योंकि अभी तो $45 बिलियन का गैप है, एकदम से तो हम $43 बिलियन का जो वहां से लेते हैं सामान, उसको हम एकदम से $90 बिलियन तो नहीं कर पाएंगे। तो बैलेंस करने के लिए मेरा मानना है कि हमें इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, और एक्सपोर्ट कम होगा। यानी कि जो सरकार कह रही है उसका उल्टा होगा। सरकार कह रही है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, अगर हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ जाएगा तो हमें इंपोर्ट और बढ़ाना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे? $43 बिलियन का जो अभी कर रहे हैं उसको एकदम से $100 बिलियन तो नहीं कर सकते। तो अमेरिका का प्रेशर है कि हम बैलेंस करें। बैलेंस करने में मेरा मानना है कि हमें धीरे धीरे कृषि भी खोलना पड़ जाएगा। अभी जो कृषि थोड़ा खोला है उसको और खोलना पड़ेगा, जिससे कि हमारे वहां पे सामान और आ सके। और बाकी चीजों में तो सामान आ ही रहा है, चाहे वो डिफेंस का हो, वो चाहे जो हमारे एनर्जी का हो, उसको हम बढ़ा ही रहे हैं। तो ये सब करने का मेरा मतलब है कि जो सरकार कह रही है उसमें ये पेच है कि एक तो कितना कितना मतलब जो साइन करेंगे तब तक और कंसेशन क्या दे देंगे, और फिर जब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे कुछ समय बाद तो उसमें क्या कंसेशन दे देंगे, क्योंकि हम तो झुकते चले जा रहे हैं अभी तक। तो मुझे लगता है कि वो अमेरिका समझ गया है कि इनको हम झुका सकते हैं दबाव डाल के, तो वो झुकाता जाएगा हमें। और दूसरी बात ये कि हमारा जो उनसे एक्सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगा। हालांकि सरकार कह रही है कि हमें 18% का टैरिफ वो लगाएंगे, और हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे किसी पे 19% है, किसी पे 20% है, और चीन पे तो 30% है। तो कह रहे हैं कि हमें फायदा हो जाएगा। पर सवाल ये उठता है कि ये 18% हमारा 1920 बांग्लादेश और वियतनाम का, तो वो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और वो लोग हमसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, इसलिए उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो 18% की बात है, हमको ये देखना चाहिए कि पहले तो हमारे ऊपर 2.5% लगता था ना, 2.5% 18% हो गया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उनका उत्पादन उनके देश में ही हो। एक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कह रहे हैं कि जी आपने हमारे जो अच्छे थे वो तो आप ले गए, चीन ले गया, मेक्सिको ले गया, भारत ले गया। वो कह रहे हैं हमें वापस लाने हैं जॉब्स। तो वापस लाने का मतलब कि जो मल्टीनेशनल है वो अमेरिका में ही इन्वेस्ट करे, वो बाहर से सामान ना खरीदे। तो इसके चलते हुए तो वहां का जो बाजार है वो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तो मुझे लगता है कि कम होगा, वो बढ़ने नहीं वाला है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, तो एक्सपोर्ट तो मुझे लगता है कि कम होगा। उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा एक्सपोर्ट कम होगा तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको जो प्रोडक्शन जो उनका डाउन होगा, फिर वहां से इंपोर्ट ज्यादा होगा तो फिर हमारे जो प्रोडक्शन कम होगा। अभी तक तो हम 2015 के बाद अपना टैरिफ बढ़ा के अपने बाजार को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब सडनली एक साल में हम सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं और बाहर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। ईयू से भी हमने 90% चीजों पे अपना जो टैरिफ काट दिया, तो ईयू से भी सामान ज्यादा आएगा, अमेरिका से भी सामान ज्यादा आएगा। तो इससे फिर हमारा तो जो
अर्थव्यवस्था में ये कमजोरी आएगी, क्योंकि हमारे उत्पादन पे असर पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा, तो हमारे अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव असर पड़ेगा। और ये सिर्फ कृषि की बात नहीं है, ये मेरा मानना है कि ये सारे इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा, क्योंकि जब आप इतना वहां से इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं $500 बिलियन आपको इंपोर्ट करना है 5 साल में, है ना। 500 बिलियन मतलब $100 बिलियन प्रति वर्ष। तो अभी तो $43 बिलियन से आप एकदम $100 बिलियन तो नहीं जंप करेंगे। हो सकता है आप 60 पे जाएं, 60 से फिर 70-80 पे जाएं, फिर आप जो है 100 पे जाएं, फिर 125 पे जाएं, हो सकता है ना। पर यह है कि उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। पर यह कि $500 बिलियन का इंपोर्ट करने का मतलब है कि इतनी सारा सामान भारत में आएगा, तो यहाँ का उत्पादन पे तो असर पड़ जाएगा ना, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ने वाला नहीं है। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं, इंपोर्ट बढ़ जाएगा, और फिर हमारी इंडस्ट्री को धक्का लगेगा, हमारे एग्रीकल्चर को धक्का लगेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो ट्रेड डील है, ये एक तरफा ट्रेड डील है। ये भारत को दबाव में ले आए हैं, और हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो इसकी तरफ मतलब वो चाहते थे कि ऐसा डील हो जाए जिससे कि उनका एक्सपोर्ट हो। पर मेरा मानना है कि वो कहीं एक गलत फहमी में उन्होंने किया, और इसका असर हमारे कृषक पे पड़ेगा और हमारे वर्कर्स पे पड़ेगा। वर्कर्स पे क्यों पड़ेगा? वर्कर्स पे इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब कृषि का सामान बाहर से आएगा तो कृषि में जो दाम एमएसपी के कम हो जाएंगे, तो इसलिए फिर वहां पे वेजेस कंप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जो कृषक है उसका प्रॉफिट बना रहेगा। तो वेजेस कम करने के लिए उन्होंने जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को चेंज करके ये वीबीजी रामजी बिल ले आए, जिससे कि वहां पे वेजेस कंप्रेस कर दें। और इंडस्ट्री में वेजेस डिप्रेस करने के लिए उन्होंने तुरंत लेबर कोड लागू कर दिया। जो लेबर कोड 2019-2020 में पास हुआ था, वो इन्होंने लागू कर दिया। अच्छा, ये जो लेबर कोड है उसका जो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा गिग वर्कर वगैरह नहीं है। मेन मुद्दा ट्रेड यूनियन को कमजोर करना, कि वो ट्रेड यूनियन एक्टिविटी को कम कर रहे हैं लेबर कोड से। और जो वर्कर होता है वो इंडिविजुअली तो बार्गेन नहीं कर सकता, वो तो ट्रेड यूनियन के जरिए ही बार्गेन करता है। तो अगर ट्रेड यूनियंस कमजोर हो गए तो उनकी बार्गेनिंग पोजीशन कम हो जाएगी, और फिर उनकी वेजेस कम हो जाएगी। तो आप देखें कि हमारे वर्कर्स की वेजेस कम हो जाएंगी, हमारे कृषक के दाम कम हो जाएंगे। तो इसलिए जो धक्का लगेगा हमारे प्रोडक्शन पे, उसके साथ साथ ये जो तबके हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उन पे और परेशानी आ जाएगी, रोजगार पे परेशानी आ जाएगी, तो जिससे महिलाएं और जो शिक्षित नौजवान हैं उनके जो काम पे जो धक्का लगेगा। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि सरकार कुछ सोच नहीं रही है, वो दबाव में आके ये सब कर रही है। और वजह उसकी ये है कि वो अभी भी एक्सटर्नल मार्केट की तरफ देख रही है, वो इंटरनल मार्केट को नहीं देख रही। तो एक्सटर्नल मार्केट का मतलब है कि हमारे बिजनेसमैन चाहते हैं कि हम जब बाहर के मार्केट में जो अपना दबदबा बनाएं, पर वो तो आसान बात नहीं है। अगर हम देखें तो हमारा इंटरनल मार्केट इतना बड़ा हो सकता है अगर हम वर्कर्स को और फार्मर्स को बेटर इनकम दें। जितना हम टेक्सटाइल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, उससे ज्यादा तो हमारे वर्कर कंज्यूम कर लेंगे। 145 करोड़ जो हमारी जब आबादी में इतना डिमांड हो सकती है, अगर आप जो उनको परचेजिंग पावर दें, तो जो आप एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा तो यहाँ बिक्री हो जाएगी। उसी तरह अभी आप जैसे खाना पीना है ना, बहुत सारा कुपोषण है, सब है, तो खाना पीना भी यहाँ पे खपत हो सकती है, लोगों के हाथ में आमदनी ज्यादा हो। तो हम एक्सटर्नल मार्केट की तरफ देख के ये सारे कंसेशन दे रहे हैं और अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन कमजोर होगी दुनिया में। तो हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी नीति गलत है। हम एक्सटर्नली ओरिएंटेड हो रहे हैं, ना कि इंटरनल ओरिएंटेशन। हमें चाहिए इंटरनल ओरिएंटेशन और हम करे जा रहे हैं एक्सटर्नल ओरिएंटेशन। तो ये जो एक समस्या हमारी है, उसको सरकार को समझ के अपने इंटरनल मार्केट को और जो सुदृढ़ बनाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे ही डिमांड जनरेट हो, यहीं से इंडस्ट्रीज और ज्यादा तेज हो, और जो हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है वो हम करते रहेंगे थोड़ा बहुत, पर उस पर फोकस नहीं होना चाहिए। फोकस इंटरनल मार्केट पे होना चाहिए। जी प्रोफेसर कुमार, दो छोटे छोटे सवाल। एक जो हमारा इंटरनल जो फ्रंट है उससे जुड़ा, और दूसरा एक्सटर्नल। जो आप बातें कह रहे हैं उससे तो ये लगता है कि हमारे जितने सेक्टर्स हैं सबके लिए ये एग्रीमेंट जो है, ये जो डील है, डैमेजिंग है। और न केवल सेक्टर्स बल्कि जितने आई मीन कारोबारी हैं, जितने क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो कामगार हो चाहे पूंजीपति हो। भले पूंजीपति आज ये सोच रहा है कि उसको बाहर इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, अब उसका सामान भी बाहर जाएगा तो उसको बहुत फायदा होगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, जैसा कि आपने अभी कहा।
तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जब इंटरनली इतनी परेशानियों भरा ये डील है, इस डील से इंटरनल अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी घटेंगी नहीं, तो फिर सरकार ने क्यों ऐसा सोचा कि उसने ये डील को ओके किया और फिर वो अमली जामा पहनाने की लगातार कोशिश अब आगे 2-3 सप्ताह 4 सप्ताह तक ये करेगी। तो क्यों ऐसा हुआ है? क्या किसी दबाव में हुआ है या क्या है ये? देखिए, दबाव तो है ही हमारे बिज़नेस कम्युनिटी का, हमारे जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनका दबाव है कि भई हम जो है अपने मार्केट को खोलें और उनसे जो हम जो है अपना नेगोशिएशन करके वहाँ पे अपना माल बेचें। तो बड़ा लिमिटेड दायरे में वो सोच रहे हैं। वो एक ब्रॉड मैक्रो पर्सपेक्टिव में नहीं सोच रहे, है ना? ब्रॉड मैक्रो पर्सपेक्टिव में वो तो जो है बात उड़ा देते हैं कि देखो बाहर से सस्ता सामान आएगा तो कंज्यूमर को बेनिफिट हो जाएगा, है ना? कंज्यूमर को सस्ती चीज़ें मिल जाएँगी। पर देखिए, पहले आदमी प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर होता है। अगर मैं कुछ प्रोड्यूस नहीं करूंगा तो आमदनी नहीं होगी, तो मैं कंज्यूम कैसे करूंगा? तो इसलिए अगर आपका जो पहले तो आपको देखना है कि आपके अर्थव्यवस्था में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अगर प्रोडक्शन पे धक्का लगता है, अगर हमारा इंपोर्ट जब बढ़ जाता है, हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता है, हमारा डेफिसिट और बढ़ जाएगा, है ना? जैसे कि पहले देखा गया कि जब हमने जो ट्रेड डील किया साउथ ईस्ट एशिया से, हमने जापान से किया, तो हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाए जितना कि हमारे यहाँ इंपोर्ट बढ़ गया। तो हमारा डेफिसिट उनके साथ बढ़ गया और उससे फिर हमारी अर्थव्यवस्था को धक्का लगता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें एक मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम प्रोड्यूस करें और फिर हम करें। अच्छा, वहां पे हमारी कमजोरी कहाँ आती है? हमारे पास आर&डी की कमजोरी है। हमारे पास आर&डी नहीं है इतना, हम चीन से compete नहीं कर पाते। अब चीन हमसे 22 गुना ज्यादा आर&डी में खर्च करता है, तो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया, है ना? हम लोग बहुत कम करते हैं, 0.6% जीडीपी का आर&डी में खर्च करते हैं। चीन 3% करता है और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी ज्यादा बड़ी है। और अमेरिका तो हमसे 100 गुना ज्यादा आर&डी में खर्च करता है। तो आर&डी में खर्च करने के लिए और आर&डी प्रोड्यूस करने के लिए हमें ना तो खर्चा भी बढ़ाना है, पर उसके साथ साथ हमें हायर एजुकेशन को आगे करना है, और हायर एजुकेशन के साथ साथ स्कूल एजुकेशन को आगे, तो एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन हमारे बजट में जब भी जो थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो हम शिक्षा का जो है वो बजट काट देते हैं, है ना? तो फिर पब्लिक एजुकेशन हमारी कमजोर पड़ गई है। तो इसलिए वजह हमारी ये कि हमें स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचा। चीन ने बहुत स्ट्रेटेजिकली सोचा। आपने देखा है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद 1967 से 75 तक उनके यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन डिमोलिश हो गए थे। फिर तब से उन्होंने शुरू किया और आज टॉप 10 यूनिवर्सिटी में 3 उनकी यूनिवर्सिटीज है जो हार्वर्ड के भी आगे निकल रही हैं। तो उन्होंने बहुत एम्फेसिस दिया क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में जिसके पास आर&डी होगा वही आगे होगा। और इसीलिए अमेरिका चीन को रोकने के लिए अपने सॉफ्टवेयर पर्सनल इंजीनियर, जो कंप्यूटर इंजीनियर्स और जो चिप्स, एडवांस चिप्स वो देना बंद कर दिया उन्होंने, कि जिससे कि चीन और आगे ना बढ़े। पर लेकिन चीन डटा हुआ है। हुआवेई का उसने जो 5G का बनाया जो बहुत उन्नत किस्म का है, अब चिप्स देने बंद कर दिया तो उन्होंने चिप्स बना लिए। तो चीन ने स्ट्रेटेजिकली सोचा अगले 20-30 साल का। हम अपने देश में 1-2 साल का नहीं सोचते। हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो तो अभी का सोचते हैं, वो 5 साल का भी आगे का नहीं सोचते कि 5 साल बाद क्या होगा अगर हमारी जो टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो हमारी कमजोरी है, तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो गई है। हम चीन, रूस और अमेरिका के बीच में जब पिस जाते हैं। चीन से हमारा $102 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम $102 बिलियन की उनको मदद दे रहे हैं। रूस से हमें हथियार मिले हैं जो हम जिसके बिना हम काम नहीं चला सकते। अमेरिका से हम हथियार ले रहे हैं, अमेरिका हमारा ट्रेडिंग पार्टनर बड़ा है। तो इसलिए हम तीनों के बीच में पिस जाते हैं कि हमारे आर&डी की कमजोरी है। तो हम लोग स्ट्रेटेजिक थिंकर नहीं है और हम कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हम कहते हैं डीकोलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन माइंड। अब डीकोलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन माइंड कहते हैं और फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इनवाइट कर लेते हैं। अब फॉरेन यूनिवर्सिटी जो आएंगी तो वो तो अपना फ्रेमवर्क लेके आएंगी, वो कोई इंडियन फ्रेमवर्क तो बढ़ाएंगे नहीं, तो उससे कैसे डीकोलोनाइजेशन होगा? तो जगह जगह मैं देख रहा हूँ कि एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। जो हमारी सरकार आज है वो बहुत कॉन्ट्रडिक्शन में फंस जाती है। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय कर रही है और फिर बजट में कहती है हम 5 यूनिवर्सिटी टाउन्स बनाएंगे। अरे, अगर आपको यूनिवर्सिटी चलाना नहीं आता है तो 5 यूनिवर्सिटी टाउन बनाएंगे तो कौन सा उसमें हो जाएगा? आपको आर&डी का जो एनवायरनमेंट कैसे बिल्ड करना है, उसके लिए लिबरल थिंकिंग चाहिए होती है। उसमें गलतियां होती हैं, आप लिबरल थिंकिंग को तो खत्म कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी सारी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास जो बीसी में थी, है ना? हमारे पास उड़न खटोला था, हमारे पास तो इंटरनेट था, है ना? तो फिर मतलब अगर वो सब था तो फिर आज उसकी जो क्या जरूरत, मतलब क्यों नहीं है आज हमारे पास? तो
तो ये जो बड़ी कंफ्यूज थिंकिंग है, जिसमें एक स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है, और इसीलिए फिर अमेरिका के दबाव में हम आ जाते हैं। हम पहले सोवियत यूनियन के साथ थे, अब वो अमेरिका के साथ। तो जब ये किसिंजर गए थे चीन, है ना, और समझौता किया था 72 में, और माओ से मिले थे, तो माओ ने कहा था किसिंजर को, और उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि इंडिया नेवर बिकेम फ्री। वो ब्रिटिश को छोड़ के अब दूसरे उसमें जब फंस गए। तो हमारी जो थिंकिंग होनी चाहिए, जो मतलब एक नेशनल थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, वो नहीं है। तो हम कभी इधर कभी उधर इस तरह से होते जाते हैं। तो अभी देखिए रशिया के साथ भी संबंध हम अपने कमजोर कर रहे हैं, जबकि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा होना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि कहीं एक कमी है, और अब हम पूरी तरह से अमेरिका और ईयू की तरफ जा रहे हैं, तो इधर जो हम ब्रिक्स में कमजोर पड़ जाएंगे। अभी जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, तो हम ब्रिक्स को कोशिश कर रहे थे, एससीओ में प्रधानमंत्री गए, तो कोशिश थी कि रूस से और चीन से संबंध बेटर करें। अब फिर हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उधर के जो संबंध बिगड़ जाएंगे। तो कहीं समझ नहीं आ रहा है कि क्या स्ट्रेटजी है। मेरा मेरा सर आखिरी सवाल यही था, जो जिस पर आपने शुरू किया है बोलना, लेकिन मैं स्पेसिफिक एक सवाल इस पर पूछना चाहता था कि जो ब्रिक्स है या इस तरह के जितने मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, फोरम्स हैं, इस पर भारत बहुत सक्रिय रहा है वर्षों से। ऐसा नहीं है कि हाल के दिनों में, बहुत पहले से। जब हम बहुत मजबूत राष्ट्र नहीं थे, हमारी इकोनॉमी कमजोर थी, चाहे नेहरू जी का जमाना हो, उसके बाद इंदिरा जी का हो, या बाद के प्रधानमंत्रियों का हो, तब भी हमें गंभीरता पूर्वक सुना जाता था। और गुटनिरपेक्षता का एक जो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था, उसमें भारत की भूमिका, फिर इसके बाद ब्रिक्स आया। तो ब्रिक्स में हमें इतना गंभीरता पूर्वक लिया जाने लगा कि माना जाने लगा कि भाई इंडिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है चीन के बाद, आई मीन इस हल्के में, तो हमें महत्व मिलने लगा। हम उसको यूटिलाइज कर सकते थे अपने को आगे बढ़ाने में, और इन राष्ट्रों के बीच में मार्केट और बाजार का आदान प्रदान करने में। लेकिन अभी देखिए, ब्रिक्स को हम की अध्यक्षता हम करने जा रहे हैं अगले सम्मेलन की, और इस बीच में हम पूरी तरह अमेरिका के साथ अपना जुड़ाव भी कर रहे हैं। हम जिस तरह वो डिक्टेट हमें कर रहा है, उस तरह के समझौते कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कंसिस्टेंसी बिल्कुल खत्म हो गई है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में और उसकी व्यापार नीति में, क्या इससे लगता है कि एशिया में एक जो उभरती हुई ताकत के रूप में हमें देखा जा रहा था, खासकर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, फोरम्स पर, उसमें बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने आ रही है? कोई हमारा साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि अमेरिका के पक्ष में हम एकदम उतर गए हैं। ईरान से हमारे रिश्ते जाहिर है सिकुड़ेंगे अब। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ब्रिक्स में हमारी सिचुएशन तो ऑलरेडी कमजोर पड़ रही थी। बीच में आपको याद होगा, पिछले 4-5 साल में ये सोचा जाता था कि हम अमेरिका के मोल हैं ब्रिक्स में, और चीन और रूस हमको उतना ट्रस्ट नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि रूस ने पाकिस्तान को भी हथियार देने शुरू कर दिए थे। तो हम तो कमजोर पड़ रहे थे ब्रिक्स में, क्योंकि हम पूरी तरह से अमेरिका की तरफ जा रहे थे, और अमेरिका चीन को रोकने में लगा हुआ है, और वो रूस को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ब्रिक्स में हम ऑलरेडी कमजोर हो रहे थे। अब क्योंकि अमेरिका ने हमारे पर दबाव डाला, तो हम ब्रिक्स में ज्यादा सक्रिय हुए 2025 में, और एससीओ की मीटिंग में गए, जबकि पहले प्रधानमंत्री एससीओ में नहीं जा रहे थे। तो ये लगा कि जो नेहरू की पॉलिसी थी कि हम एक इक्वी डिस्टेंट पॉलिसी बनाएं और उसमें एक मॉरल पोजीशन लें, लगा था कि शायद वो हो, पर ये कैसा कुछ हुआ नहीं, है ना। क्योंकि मोदी जो अपने प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो सारा पीएमओ में सेंट्रलाइज कर लेते हैं। तो हमारे जो, मुझे लगता है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गई या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, वो कुछ इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होने में गलतियां होना स्वाभाविक है। और अगर हमको एक ही मतलब तरह की जो नीति, कुछ ही एक सेक्शन की नीति को आगे करना है, तो फिर तो नेचुरली वो स्ट्रेटेजिक बात नहीं होगी। तो हमारी कमजोरी यही है कि हमने बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन कर लिया है, विदेश नीति का हो, इकोनॉमिक का हो, बाकी हो, और वो सही नहीं है इतने बड़े देश के लिए और इतने कॉम्प्लेक्स दुनिया में। क्योंकि आज जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। जिस तरह के युद्ध सारे जगह आप देखें, अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, यूरोप में, सब जगह युद्ध चल रहे हैं। लैटिन अमेरिका में भी तरह तरह की गड़बड़ियां चल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत ही ध्यान से अपनी विदेश नीति बनानी है,
और उसके लिए हमें जो हमारा जो एक वो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री, उसमें हमें बड़े ध्यान से ये सब चीजें करके करनी पड़ेंगी। और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको एक वाइडर विजन के साथ चलना पड़ेगा। वो वाइडर विजन नहीं है इस समय। वाइडर विजन होता तो फिर मतलब हम ये सब नहीं करते, सेंट्रलाइजेशन वगैरह, हम एक डेमोक्रेटिक लिबरल तौर पे वो चलते। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो एक तरह से कहा जाए कि एक साउथवर्ड ड्रिफ्ट है हमारे देश में और दुनिया में, साउथवर्ड जो ड्रिफ्ट है कि मतलब जो पहले लेफ्ट होता था वो सेंटर में आ गया, जो सेंटर होता था वो राइट में चला गया, राइट में था वो और भी ज्यादा राइट में चला गया है। तो ये जो एक पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ड्रिफ्ट है, उसकी वजह से हमारी नीतियां सारी बहुत ही नैरो फ्रेमवर्क में चली गई हैं। जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क होता था वो एक तरह से खत्म हो गया है और इसीलिए मुझे लगता है कि हम तरह तरह की गलतियां कर रहे हैं, अपनी विदेश नीति में भी कर रहे हैं, अपने देश में भी कर रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि हम एक्सटर्नल मार्केट पे डिपेंड कर सकते हैं, जबकि हमें इंटरनल मार्केट पे डिपेंड करना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें मुझे लगता है कि राइटवर्ड जो ड्रिफ्ट है उसी की वजह से ये सारा हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कुमार, आपने हमारे चैनल पर अपनी बात कही और हमारे दर्शकों और श्रोताओं को काफी इससे मदद मिलेगी इस पूरे डील को समझने में। और हम भविष्य में भी आपसे इस विषय पर और आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उस पर बातचीत करते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन्यवाद, नमस्ते। शुक्रिया।